हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फ्री ऑनलाइन क्लासेस में। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th की एनसीईआरटी फिजिक्स, जिसमें लेसन नंबर पहला है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो बच्चों ध्यान रखना, बहुत दिन हो गए हैं वीडियो आई नहीं थी, अब कंटिन्यू वीडियो जाएगी। आपको क्या करना है कि ईमानदारी से तैयारी करनी है। मैं आपके लिए रोज़ाना एक दो वीडियो लेकर आऊँगा मैथ का और फिजिक्स का। आप टेंशन नहीं लें, बस आपको क्या करना है, कंटिन्यूस पढ़ना है। जैसे ही कोई प्रॉब्लम होगी आपको कमेंट्स करके बताना है, ये ध्यान रखना। कंटिन्यू रखें अपनी पढ़ाई, बहुत कम दिन है, मैं आपका सिलेबस पूरा करवाने की 100% कोशिश करूँगा। तो आप अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखें। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से मेरे को बताएं, या फिर मेरा मोबाइल नंबर है उस पर आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा जो मोबाइल नंबर है उसको नोट कर लेना आप, क्या है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कि 70234344 और 5 पर। इससे जुड़कर आप ग्रुप के अंदर ऐड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, अगर कोई भी डाउट है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। अब आइए यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं कि अध्याय 1 में विद्युत आवेश तथा क्षेत्र वैद्युतिकी पढ़ेंगे पर, क्योंकि वैद्युतिकी के अंदर ही अपने को पता लगेगा कि विद्युत आवेश पढ़ रहे हैं और विद्युत आवेश में आवेश कैसा है, स्थिर है, गतिशील है, इस प्रकार से। देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। वैद्युतिकी क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है वैद्युतिकी कहलाती है। बात क्लियर है? यह दो प्रकार की होती है। जो वैद्युतिकी है वो दो प्रकार की होती है। पहली है स्थिर वैद्युतिकी और दूसरी है गतिक वैद्युतिकी। पहली है स्थिर वैद्युतिकी और दूसरी है गतिक वैद्युतिकी। देखिए अपन पढ़ने जा रहे हैं पहली स्थिर वैद्युतिकी। और स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है और इसमें क्या क्या होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि जो स्थिर वैद्युतिकी है उसमें क्या होगा कि सिर्फ स्थिर आवेश होंगे और स्थिर आवेशों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। और स्थिर आवेश होने के कारण उससे क्या कहा गया है, स्थिर वैद्युतिकी कहा गया है। जब आवेश स्थिर होंगे तो किस प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न होंगे, ध्यान से देखिएगा। स्थिर वैद्युतिकी में स्थिर आवेशों के कारण, ये बात तो क्लियर हुई कि स्थिर वैद्युतिकी के अंदर अपन स्थिर आवेश के बारे में पढ़ेंगे। अगर स्थिर आवेश हैं तो क्या होने वाला है, कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा, ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। स्थिर वैद्युतिकी में स्थिर आवेशों के कारण केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। अगर आपको विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना है तो आवेश किस प्रकार का होगा, स्थिर होगा। तो ध्यान रखिएगा कि स्थिर वैद्युतिकी में स्थिर आवेशों के कारण केवल और केवल विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न होगा। अब आते हैं अपन नंबर 2 पर, गतिक वैद्युतिकी। देखिए गतिक वैद्युतिकी क्या होती है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें गतिशील आवेशों के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। स्थिर वैद्युतिकी में आवेश स्थिर थे, गतिक वैद्युतिकी में आवेश क्या है, गतिशील है। बात समझ में आ रही है आपके? गतिशील है मतलब क्या है, उसका वेग है। गतिशील है मतलब उसका वेग है, स्थिर है मतलब वेग उसका शून्य है। इस बात को समझने की कोशिश करना आप। अब देखिए क्या हो गया कि गतिशील आवेश होंगे तो किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होगा। गतिशील आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें और इम्पोर्टेंट बात है ये। अगर जो आप गतिक वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं उसमें आप गतिशील आवेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर गतिशील आवेश है वहां पर दो प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न होंगे, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। अब देखिएगा बच्चों, अभी जो अपने टॉपिक पढ़ा है उसके आधार पर एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को अपन कंप्लीट करेंगे ताकि आपका जो डाउट है क्लियर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि कौन से क्षेत्र उत्पन्न होंगे यदि, अब कंडीशन दे रखी है, कौन से क्षेत्र उत्पन्न होंगे यदि, पहली कंडीशन है कि आवेश तो है लेकिन उसका वेग 0 है। आवेश तो है लेकिन उसका जो वेग है वो क्या है, 0 है। मतलब वेग 0 होने से क्या हो जाएगा, आवेश जो है वो स्थिर है। वेग 0 होने से क्या हुआ कि जो आवेश है वो क्या है, स्थिर है। अगर आवेश स्थिर है तो किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होगा, अभी पढ़ा था अपन ने स्थिर वैद्युतिकी के अंदर, क्या कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र। केवल और केवल कौन सा होता है,
विद्युत क्षेत्र। तो ये बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि अगर आवेश स्थिर है तो और केवल एक ही क्षेत्र उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र। अब देखिए यहाँ पर जो बी के अंदर आप देख पा रहे हैं, आवेश तो है, वेग भी है, लेकिन वेग क्या है, नियत है। नियत होने से क्या है, मतलब उसकी जो स्पीड है वो एक जैसी है, उसकी जो स्पीड है वो एक जैसी है, नियत। समझ रहे हो आप, कभी कम कभी ज़्यादा ऐसा नहीं, एक जैसा। तो देखिए आवेश भी है, वेग भी है, वेग नियत है। उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों कि दो क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा और क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, अपने पढ़ लिया था किसमें, गति वैद्युतिकी में। गतिक वैद्युतिकी में अपने पढ़ लिया था, क्या पढ़ा था कि अगर आवेश जो हैं वो गतिशील हैं तो दो प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिएगा तीसरा क्या बोल रहा है कि आवेश हैं लेकिन जो वेग है वो नियत नहीं है, या तो न तो स्थिर है न ही नियत है। समझ रहे आप, न तो स्थिर है मतलब स्थिर भी नहीं है और नियत भी नहीं है। देखिए तो क्या है, अनियत है। अनियत मतलब वेग तो है, ये बात तो पता लग गया, लेकिन क्या है, कभी जीरो भी हो सकता है, स्थिर भी हो सकता है, कभी हाई स्पीड में भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में किस किस प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न होंगे, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या हो जाएगा, देखिए अगर वो स्थिर हुआ, गतिशील है, नियत नहीं है, स्थिर भी होगा तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। और क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। और नियत नहीं होने के कारण एक और उत्पन्न होंगे, वो क्या होंगी, चुंबकीय तरंगे। क्या आ जाएगा, चुंबकीय तरंगे। तो इन बातों को आप हमेशा ध्यान रखिएगा और याद करिएगा, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं 1 नंबर के लिए। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आवेश को लेकर समझने की कोशिश करना। अगर कहीं पे भी डाउट रहता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से बोल सकते हैं, तो आपको दोबारा समझाने की कोशिश कर दी जाएगी, या फिर मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं आवेश, यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं क्या है, आवेश। अब देखिएगा आवेश क्या होता है कि वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि आवेश कहलाती है। वस्तु में इलेक्ट्रॉन की जो कमी है और वृद्धि है उसे अपन आवेश कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होना या वृद्धि होना आवेश कहलाती है। आवेश को मैं स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करता हूँ। अब देखिए आवेश की पहचान क्या है, अपन किससे पता करेंगे कि आवेश है, तो अपन क्या करेंगे, उसको स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू से उसे प्रदर्शित करेंगे। अब देखिए एक खास बात बोली गई है यहाँ पर जो आपको ध्यान रखनी है। क्या बोल रहा है, आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। मतलब ये है कि आवेश उत्पन्न हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो भी अपन संकल्पना करेंगे, जो भी बात करेंगे अपन किसके आधार पर करेंगे, इलेक्ट्रॉन के आधार पर। समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जैसे अपन ऊपर पढ़ लिया, आपको पता लग गया होगा कि वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि आवेश है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन कम होने से, ज़्यादा होने से आवेश का निर्माण होता है। तो उसी प्रकार से तो आवेश की कल्पना जो की अपन ने, आवेश का निर्माण किया, तो किस आधार पर होगा, इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही होगा। तो आवेश की जब भी बात करेंगे मतलब किस पर होगी, इलेक्ट्रॉन पर होगी, ध्यान कर लेना। अब देखिए बात करता हूँ मैं आगे कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश जो हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला है धन आवेश, दूसरा है ऋण आवेश। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, पहला है धन आवेश, दूसरा क्या है, ऋण आवेश। अब पहला देखिएगा, यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की हानि होती है तो इसे धनावेशी कहा जाता है। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, अगर इलेक्ट्रॉन की हानि हो रही है, हानि होने से क्या होगा, वो धनावेशित हो जाएगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की हानि हुई मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन एक निकाल के फेंक दिया। हानि से क्या समझ रहे हैं आप, मतलब आपसे तो निकल गया ना, वो आपसे तो कम हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अपन किसी से निकाल के फेंक दे रहे हैं। फेंकने से क्या हुआ, अगर देखिए फेंकने से मतलब है किसी को दान दिया, दान दिया तो क्या होगा, प्लस आता है। अगर किसी से लेते हैं तो देखिए किसी को अपन दे रहे हैं मतलब क्या होगा, प्लस आएगा। किसी से ले रहे हैं कर्जा हुआ, ऋण हुआ, क्या आ जाएगा, माइनस। देखिएगा मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। धनावेश क्या होता है, यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की हानि होती है,
कोई वस्तु है इलेक्ट्रॉन की हानि होती है तो इसे धनावेशित कहा जाता है। दूसरा है ऋणावेश। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो इसे ऋणावेशित कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होना, इलेक्ट्रॉन से किसी से उधार लेना, मतलब क्या होगा, कर्जा, मतलब ऋणावेशित कहलाता है। ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि अपन ने जो पढ़ा कि आवेश के दो प्रकार हैं, धनावेश और ऋणावेश। अब देखिए उसमें कब धनावेश कहलाएगा कब ऋणावेश कहलाएगा। देखिएगा जैसे मैं सोडियम की बात करता हूँ, सोडियम में देखेंगे आपकी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 11 होता है। कितने हैं अभी इसमें, इलेक्ट्रॉन 11 है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन 11 है। अब यहाँ पर देखना इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 हो गए, क्योंकि एक बाहर निकाल दिया अपन ने। देखिए सोडियम में कितने हैं, इलेक्ट्रॉन 11 है। प्रोटॉन भी कितने हैं, 11 है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 है। प्रोटॉन भी कितने हैं, 11 है। जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन, मतलब देखिए आपने देखा होगा कि जब इसका अष्टक पूर्ण की बात करते हैं क्या होता है, पहला 2 पूरा हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, ये 11 नंबर पे है, फिर कितना आता है 8, 10 और 1 रहा। समझ रहे हो, अपन अष्टक पूर्ण की बात करते हैं। आपने अष्टक नियम पढ़ा होगा जिसमें क्या होता है, पहला कक्षक 2 से पूर्ण होता है, फिर 8 से, समझ रहे हो। 8 के बाद में क्या होता है, 8 के बाद में 8 मतलब 8 बनाने होते हैं लास्ट वाले में। तो यहाँ पर देखिए कम 1 है अपने पास में, तो अपन ने क्या किया, 1 को दान कर दिया, किसी और को दे दिया। तो यहाँ पर देखिएगा कि पहला तो पूरा हो गया, दूसरा पूरा हो गया है, ये अपने पास में एक्स्ट्रा था। तो अपन किसी से 7 उधार ले, अपन किसी से 7 उधार ले, इससे अच्छा तो 1 देना अच्छा रहेगा। तो अपन ने 1 दे दिया, 1 दान में देने से मतलब 1 निकाल दिया। निकालने के बाद में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने रहे, 10 रहे। और प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे ना। प्रोटॉन कितने हैं, 11 के 11 है। समझ रहे हो मेरी बात, प्रोटॉन तो 11 के 11 ही रहेंगे। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1 कम हो गया। अब देख रहे हैं आप, यहाँ पर समझने की कोशिश करना कि जो इलेक्ट्रॉन अपन ने क्या किया, दान कर दिया, किसी और को दे दिया, उसके कारण क्या हो गया है कि Na पर क्या आ गया है, प्लस आ गया है, मतलब धनावेशित हो गया, वो धनावेशित कहलाएगा, धनावेश कहलाएगा। अब यहाँ पर देखना, जब मैं क्लोरीन की बात करता हूँ कितने नंबर पे आता है, 17 पर, 17 पे आता है। मतलब क्या हो गया है, 2, 8 और 7, 2, 8, 7। तो अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको 1 की जरूरत पड़ रही है। अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको कितने की जरूरत पड़ रही है, 1 की पड़ रही है। समझने की कोशिश करना, अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको किसकी जरूरत पड़ रही है, 1 की पड़ रही है। अब देखना क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 17। अब देखिए 1 जोड़ने पर कितना हो जाएंगे, यहाँ पर 18 हो गए हैं। तो प्रोटॉन कितने हैं, यहाँ पर 17 ही है। प्रोटॉन कितने हैं, 17 है। इतना इधर भी कितना होंगे, 17 होंगे। तो यहाँ पर देखिए आवेश का जब निर्माण होता है तो प्रोटॉन पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, प्रोटॉन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बात रहेगी किस पे, इलेक्ट्रॉन पर। इसीलिए मैंने कहा था कि जब कभी में आवेश उत्पन्न होगा या नहीं होगा तो किस पे डिपेंडेंट है, किसकी बात करूंगा मैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की करूंगा। यहाँ पर देखा अपने Na में कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 है। तो अष्टक पूर्ण करने के लिए मैंने बात की, पहला कक्षक होता है 2 से पूर्ण, फिर 8 से। समझ में आया आपको। फिर क्या है, यहाँ पर अपने को 8 जरूरत होती है, अपने पास में 1 है, अपने दान कर दिया। दान कर दिया मतलब जो 11 थे उसमें से 1 बाहर निकाल दिया, दे दिया, अपने दान कर दिया, 10 रहा। तो यहाँ पर दान करने से प्लस आ गया, मतलब धनावेशित हो गया वो। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन 17 है। इसका अष्टक पूर्ण करने के लिए अपने को देखिए 7 है अंतिम कक्ष में। अष्टक पूर्ण करने के लिए मेरे को 1 की जरूरत पड़ेगी, 1 की जरूरत पड़ेगी। तो 7 तो मैं दान नहीं कर सकता, 1 लेने में फायदा रहेगा। तो अपन ने क्या किया, 1 ले लिया इससे। जब 1 लिया मैंने तो 17 से इलेक्ट्रॉन पहले थे, 1 लेने के बाद में कितने हो गए हैं, 18 हो गए। अब 18 हुए इलेक्ट्रॉन, बात समझ में आ रही है आपको। लेकिन जैसे ही मैंने किसी से उधार लिया, उधार लेने पर क्या आ गया है, ऋण आ गया। तो ये क्या बता रहा है, ये क्या हो गया है, ऋणावेशित हो गया है। मतलब प्रोटॉन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पड़ेगा किस पर, इलेक्ट्रॉन पर। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। आवेश के निर्माण में किसका महत्व है, किसका महत्व है, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन की कमी वृद्धि ही क्या है, आवेश है। देखना अब बात करता हूं मैं आगे। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण एवं विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। आवेश अपन ने देखे तो 2 प्रकार के होते हैं। अगर जो आवेश है अगर सेम है, सजातीय है, उसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। एक जैसे हैं, सेम है, तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अगर अलग अलग प्रजाति के हैं, जैसे कि एक प्लस का है, एक माइनस का है, क्या होगा, आकर्षण होगा। अब खुद जानते हैं इस बात का, आप इस बात को खुद जानते हैं कि अलग अलग प्रजाति होती है तो आकर्षण होता है, अगर सेम प्रजाति होती है तो प्रतिकर्षण होता है। समझ गए होंगे, अब डिटेल से नहीं बोलूँ मैं। अब देखिए यहाँ पर कि ये क्या है, सेम प्रजाति है, माइनस माइनस,
और प्लस प्लस तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, एक प्लस एक माइनस है, अलग अलग प्रजाति के आवेश हैं, तो क्या होगा यहाँ पर, मतलब अलग अलग प्रजाति मतलब विजातीय अलग अलग है, क्या होगा, आकर्षण होगा। ये बात आप अच्छी तरह से समझ जाना। अब मैं आ रहा हूं आवेश की मात्रक पर। देखिए यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर देखेंगे आप कि आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक पढ़ रहे अपन। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कि आपको ध्यान रखना होगा, अपन जब धारा का टॉपिक पढ़ते हैं तब धारा आई मतलब क्या होती है, धारा। तो धारा उत्पन्न करते हैं अपन। तो धारा उत्पन्न कब होती है, जब आवेश बहते हैं और टी समय के सापेक्ष। अगर आवेश बह रहे हैं और किसके सापेक्ष, टी समय के, तो क्या होती है, धारा उत्पन्न होती है। अब धारा उत्पन्न हुई तो वहां से अपन रिलेशन निकालेंगे किसका, आवेश का, क्योंकि क्यू क्या है, आवेश है, आई क्या है, धारा है, टी क्या है, समय है। अब अपने को क्यू की बात की तो देखिए क्यू निकालना है, टी को मैंने उधर भेज दिया, तो आई इंटू टी हो गया है, इक्वल टू क्या है, क्यू है। क्यू क्या है, यहाँ पर आवेश है, आई क्या है, धारा है, टी क्या है, समय है। अब देखिए मैं आता हूँ इसके एसआई मात्रक। देखिए एसआई मात्रक होगा किसका, आवेश का। देखिए आई क्या है, विद्युत धारा है, विद्युत धारा हो गया, इंटू क्या है, समय हो गया। देखिए विद्युत धारा को अपन किस में मापते हैं, एम्पियर में, एम्पियर आ गया, और समय को किस में मापते हैं, सेकंड में, किसके अंदर, एसआई पद्धति के अंदर। तो देखिए एम्पियर इंटू सेकंड क्या होता है, कूलाम होता है। तो यहाँ पर आपने दो बात सीखी। पहली बात क्या है कि आवेश का जो मात्रक है वो क्या है, एम्पियर इंटू सेकंड है, या फिर उसको बोल सकते हैं कूलाम है, क्योंकि एम्पियर इंटू सेकंड ही कूलाम होता है। तो ध्यान देना, आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम। क्लियर है, कहाँ से निकाला अपन ने, विद्युत धारा से, क्योंकि जब मैं धारा उत्पन्न करूंगा, धारा उत्पन्न कब होगी, आवेश को बहाऊंगा, मतलब आवेश बहेंगे, किसके सापेक्ष बहेंगे, समय के सापेक्ष, टी के सापेक्ष, तभी धारा उत्पन्न होती है। वहां से मैंने ये इसका मात्रक निकाला है। तो आप आराम से समझ सकते हैं इसको, और रटने की जरूरत नहीं है, समझ जाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे। फिजिक्स रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझनी है। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए और आपके इस चैनल को फैलाइए, तो मैं आपको कंटिन्यू बेस्ट वीडियो दूंगा, और आप भी याद करेंगे, आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, 56 में से 56 नंबर आएंगे। अब देखिए बच्चों, अपन आगे पढ़ने वाले हैं आवेश की मात्रक को ही। पहले पढ़ा अपन ने एसआई पद्धति में, अब पढ़ रहे हैं पर सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होगा। सीजीएस पद्धति में होता है आवेश का मात्रक स्टेट कूलाम। सीजीएस पद्धति में आवेश का जो मात्रक है वो क्या होता है, स्टेट कूलाम, ध्यान रखिएगा। और एक कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं, ध्यान देखना कि जो एक कूलाम है, अपन ने ऐसे पद्धति में पढ़ा है कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है, एम्पीयर इंटू सेकंड कूलाम। ठीक है, एक कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं कि 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम होते हैं, मतलब एक कूलाम बड़ा है, समझ रहे हैं आप। देखिएगा इसके बाद में आता है, इसके बाद में आता है किसका मात्रक, आवेश का, विद्युत चुंबकीय मात्रक है, जिसे अपन ईएमयू कहते हैं। तो एक ईएमयू मतलब कितना होता है, 3 इंटू 10 की पावर 10 स्टेट कूलाम, या फिर बोल सकता हूँ 10 कूलाम के बराबर में, या फिर बोल दीजिए आप कि एक ईएमयू मतलब क्या हो गया है, 10 कूलाम। तो एक कूलाम बराबर कितना हो जाएगा, 1/10 ईएमयू। अगर मैं विद्युत चुंबकीय मात्रक का 1/10वां भाग निकालूंगा तो वो क्या होगा, 1 कूलाम होगा। देखिए आगे और है इसकी इकाई मात्रक क्या है कि आवेश की सबसे बड़ी इकाई, मतलब आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो कौन सा है, फेराडे है। फेराडे है, फेरड नहीं, फेरड तो धारिता का मात्रक हो जाएगा, फेराडे है, ध्यान देना। तो एक फेराडे में कितने कूलाम आवेश होते हैं, एक फेराडे के अंदर 96,500, एक फेराडे के अंदर 96,500 कूलाम आवेश होते हैं। अब देखिए जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो कुछ अपने को मान पता होना जरूरी है, जो अपन अभी पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि एक माइक्रोकूलाम, एक माइक्रोकूलाम का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -6 कूलाम। देखिए माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, कूलाम का कूलाम आ गया। अब देखिए एक नैनो कूलाम, इसको सिंबल है, ये मैंने लिखा हुआ है हिंदी में, एक नैनो कूलाम, नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9। अब देखिए पिको कूलाम 10 की पावर -12, 10 की पावर -12। मिली कूलाम, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मान है आप याद रख पाएंगे। माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, नैनो मतलब 10 की पावर -9, पिको का मतलब 10 की पावर -12, और मिली का मतलब है 10 की पावर -3। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा बच्चों कि अपन जो पढ़ने वाले हैं अब वो क्या है कि आवेश से संबंधित कुछ बातें हैं, तथ्य हैं, उनको देखिएगा। आवेश जो है अदिश राशि है, आवेश
अदिश राशि है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, समझने की कोशिश करना। अब देखिए आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी है न कि प्रोटॉन, बिल्कुल सही बात है। अपन ने देखा कि आवेश जब उत्पन्न होता है, कब उत्पन्न होता है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो या वृद्धि हो। प्रोटॉन का उसमें कोई जिक्र ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उसका, ठीक है। तीसरी बात है कि आवेशन की सही जांच, अगर आवेश का सही जांच करना है कि आवेश है या नहीं, तो उसका सही जांच किसके द्वारा होगा? प्रतिकर्षण के द्वारा। अगर दो आवेश है अपने पास में, उनके मध्य प्रतिकर्षण हो रहा है, मतलब वो दो आवेश हैं, क्योंकि आकर्षण तो एक आवेशित व उदासीन वस्तु भी हो सकती है। आकर्षण जैसे कि आप देखेंगे कि आपने अगर कंघी को बालों में घुमाया है, फिर आपने टुकड़ा, कागज के टुकड़े को वहां पर पास में ले जाएंगे, वो आकर्षण होगा, आकर्षित हो जाएगी, चिपक जाएगी, लेकिन प्रतिकर्षित नहीं होगी वो, लेकिन प्रतिकर्षित नहीं होती है। समझने की कोशिश करें आप। तो आवेश कब कह सकते हैं अपन? जब दो आवेश हैं उनके मध्य में प्रतिकर्षण होगा तो ही अपन कह सकते हैं कि वो आवेश हैं। अगर प्रतिकर्षण होता है तो आवेश है, अन्यथा नहीं है। यहां बात कर रहे हैं अपन कि आवेशों का जो बीजगणितीय योग होता है, क्या कह रहे हैं? आवेशों का बीजगणितीय योग होता है, मतलब देखिए आवेश को आप जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। बात समझ में आ रही है? आवेशों को आप जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, अर्थात क्या बोल रहा है ये? आवेशों को उनके चिन्ह के साथ जोड़ा जाता है। देखिए प्लस में है तो पॉजिटिव से, मतलब प्लस में है तो जुड़ जाएंगे, माइनस में है तो घट जाएंगे, इस प्रकार से उसके जो साइन है उनके माध्यम से अपन आवेश को जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। अब देखिए बच्चों, अपन जो आगे पढ़ने वाले हैं वो क्या है? विभिन्न कणों पर आवेश व द्रव्यमान के मान। अब जो अपन पढ़ने वाले वो क्या है कि विभिन्न कणों पर आवेश व द्रव्यमान के मान ज्ञात करेंगे, मान प्राप्त करेंगे। पहला है इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है, अपन आवेश की गणना कर रहे हैं और द्रव्यमान की। आवेश इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या होता है? ई होता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ क्या होगा? नेगेटिव होगा। देखिए ई क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ई क्या है? आवेश है, ठीक है। आवेश के कमी या वृद्धि को ही तो अपन क्या कहते हैं? हाँ, इलेक्ट्रॉन के कमी या वृद्धि को ही तो अपन आवेश कहते हैं, समझ रही हो? इलेक्ट्रॉन के कमी और वृद्धि को ही तो अपन आवेश कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए Q इक्वल टू क्या है? E होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर जो E होता है, जो आवेश होता है वो नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का E, और जो E का मान है वो क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ पर देखना आप, फाइनली क्या हो जाएगा कि Q इक्वल टू क्या हो गया है? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम हो जाएगा। ये किसका आवेश है? इलेक्ट्रॉन का। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी देख लो कितना है? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम है। या फिर बोल सकता हूँ कि जो द्रव्यमान होगा प्रोटॉन का, उसमें मैं 1840 का भाग दूंगा तो मेरे को किसका द्रव्यमान मिलेगा? इलेक्ट्रॉन का। जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है उसमें अगर मैं भाग देता हूँ 1840 का, मतलब किसका मेरे को मान मिलेगा? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का। समझने की कोशिश कर रहे हैं आप? ठीक। देखिए बच्चों, ये एक शानदार नोट्स बनाए हैं मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए। तो आप एक काम करेंगे, जब पढ़ाई करेंगे तो एक बार वीडियो देख लेंगे, जब दोबारा इसको रिवीजन के तौर पर देखेंगे तो एक काम करना कि पेन और कॉपी लेकर बैठना, तो साथ में देखते हुए वीडियो को रोकते हुए इसको नोट कर लेंगे आप। आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, पढ़ाई की पढ़ाई हो जाएगी। देखिएगा, प्रोटॉन की बात करता हूँ। प्रोटॉन पे जो आवेश होता है, प्रोटॉन की बात करता हूँ, प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो पॉजिटिव होता है। तो Q इक्वल टू हो जाएगा प्लस का E, और E का मान तो मेरे को पता है। E का मान क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक बात है। तो मैंने यहाँ पे मान रख दिया, तो ये आ गया है प्रोटॉन का प्रोटॉन का आवेश। अब यहाँ पर देखिएगा द्रव्यमान की बात करता हूँ। द्रव्यमान क्या होता है कि 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब देखिए न्यूट्रॉन की बात करूंगा तो आपको बात समझनी जरूरी है कि न्यूट्रॉन पे आवेश नहीं होता है। बहुत अच्छी बात है, बारीकी से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको कि जो न्यूट्रॉन है उस पर आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन पे आवेश नहीं है, मतलब Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये बात जरूरी है जाननी आपको। लेकिन द्रव्यमान होता है इसका, क्या होगा कि 1.672। द्रव्यमान क्या होगा इसका कि 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है। तो देखिए लास्ट है यहाँ पर अल्फा कण। अल्फा कण क्या होता है? 2He4। हीलियम पे बात करते हैं अपन। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहाँ पर 2 हैं।
तो आवेश क्या हो गया है 2E, E का मान पता है, अपन ने गुणा करके लिख दिया है, कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब द्रव्यमान की बात करूंगा, द्रव्यमान क्या होगा कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है उसका 4 गुना होगा, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है उसका क्या होगा 4 गुना होगा। तो देखिए प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या है, उसमें उसका क्या हो गया है 4 गुना, वो किसका द्रव्यमान आ जाएगा अल्फा कण का। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों, अगर आपको समझ में आया है तो आपको कमेंट्स करके बताना है। आप सभी के जितने भी देखोगे उनकी कमेंट्स आनी बहुत ज़रूरी है, ताकि मेरे को लगे कि आपको समझ में आ रहा है और आपके लिए मेरे को मेहनत करनी जरूरी है। तो आपके मन में जो भी हाव भाव हैं, आपको जैसे समझ में आया है वैसे कमेंट्स करनी है और अपने दोस्तों तक ये बात पहुंचानी है कि अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ाने के लिए आ गया हूँ और आपको 100% घर बैठे तैयारी करवाऊँगा।